कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरीज के इस वीडियो में हम परक्विजिट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। यूज ऑफ मूवेबल असेट्स, चल संपत्तियों का उपयोग। यदि नियोक्ता ने अपने किसी कर्मचारी को या उसके परिवार के किसी सदस्य को कोई संपत्ति जिसमें कंप्यूटर और लैपटॉप नहीं हो उनको उपयोग करने की सुविधा दी है, तो ऐसी स्थिति में यदि वह मूवेबल असेट्स चल संपत्ति नियोक्ता की है, तो ऐसी स्थिति में नियोक्ता संपत्ति की लागत के 10% के जो बराबर राशि होगी उस असेट्स के लागत जो है नियोक्ता के लिए उसके 10% की के बराबर राशि सुविधा का मूल्य माना जाएगा। और यदि नियोक्ता ने उसको किराए पर लेकर दी है, नियोक्ता ने उस संपत्ति को चल संपत्ति को किराए पर लेकर कर्मचारी या उसके परिवार के किसी सदस्य को उपलब्ध करवाई है, तो ऐसी स्थिति में नियोक्ता ने जो किराए के रूप में जो राशि चुकाई है वह उस सुविधा का मूल्य माना जाएगा। यानी यदि वो मूवेबल असेट्स नियोक्ता की है तो उसकी लागत का 10%, और यदि नियोक्ता की नहीं है, उसने किराए पर लेके उपलब्ध करवाई है, तो किराए की राशि सुविधा का मूल्य मानेंगे। और ये सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ है। यदि इस सुविधा के बदले नियोक्ता ने कर्मचारी से कोई राशि वसूल की है तो उस राशि को घटा देंगे और शेष राशि ही सुविधा का मूल्य माना जाएगा। ट्रांसफर ऑफ मूवेबल असेट्स, चल संपत्तियों का हस्तांतरण। यदि नियोक्ता ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई चल संपत्ति मूवेबल असेट्स कर्मचारी या उसके पारिवारिक सदस्य को हस्तांतरित की है, तो ऐसी स्थिति में सुविधा का मूल्य ज्ञात करने के लिए जो नियम है उसमें यदि जो हस्तांतरित संपत्ति कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, तो ऐसी स्थिति में संपत्ति की जो मूल लागत है नियोक्ता के लिए जो संपत्ति की मूल लागत है उसमें प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए, यानी पूर्ण वर्ष के लिए प्रत्येक एक वर्ष के लिए क्रमागत ह्रास पद्धति से 50% की दर से ह्रास घटाने के पश्चात शेष राशि प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए लेंगे। यानी कि जैसे कोई संपत्ति 2 साल काम में ली है तो 2 साल में पहली साल 50% डिप्रिसिएशन, दूसरी साल 50% डिप्रिसिएशन घटाने के बाद क्रमागत ह्रास पद्धति से डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से जो राशि आएगी वो सुविधा का मूल्य मानेंगे। यदि वर्ष का कोई भाग है तो उसको छोड़ देंगे। मोटर कार की स्थिति में क्रमागत ह्रास पद्धति में 20% की दर से ह्रास घटाएंगे प्रत्येक संपूर्ण एक वर्ष के लिए। और अन्य घरेलू उपकरण है तो फिर स्थायी किस्त पद्धति से 10% की दर से वार्षिक प्रत्येक संपूर्ण वर्ष के लिए 10% की दर से ह्रास घटाएंगे। यानी कि संपत्तियों को तीन भागों में विभाजित किया है। कंप्यूटर एवं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है तो प्रत्येक संपूर्ण एक वर्ष के लिए क्रमागत ह्रास पद्धति से 50% डिप्रिसिएशन घटाएंगे। मोटर कार है तो प्रत्येक संपूर्ण एक वर्ष के लिए क्रमागत ह्रास पद्धति से 20% की दर से ह्रास घटाएंगे। अन्य घरेलू उपकरण है तो प्रत्येक संपूर्ण वर्ष के लिए स्थायी किस्त विधि से 10% की दर से ह्रास घटाने के पश्चात जो राशि होगी वो सुविधा का मूल्य होगा। इसमें ये संपूर्ण वर्ष लिया जाएगा, महीने के भाग को वर्ष के भाग को छोड़ दिया जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे इसने दिया है कि 1 जून 13 को क्रय की गई संपत्ति यदि 1 सितंबर 19 को हस्तांतरित की जाए तो संपत्ति का उपयोग कितना हुआ? 6 वर्ष और 3 माह हुआ, 6 वर्ष 3 माह। किंतु सुविधा का मूल्य ज्ञात करने के लिए केवल 6 वर्षों तक ही ह्रास घटाया जाएगा, यानी 6 वर्ष ही ह्रास घटाएंगे। वर्ष के भाग को, चाहे वो 11 में नहीं है, उसको अपन छोड़ देंगे। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में प्रिंटर है, डिजिटल डायरी है, सॉफ्टवेयर है, डाटा स्टोरेज है सम्मिलित है। जबकि अन्य घरेलू उपकरणों में क्या शामिल है? टीवी है, फ्रिज है, एसी है, ओवन है, वॉशिंग मशीन है, मिक्सर है, हॉट प्लेट्स है। इस तरह के सामान जो हैं वो शामिल होते हैं। यहाँ ये भी ध्यान रखने की बात है कि यदि अन्य घरेलू उपकरण है और स्थायी किस्त पद्धति से अपन 10% की दर से डिप्रिसिएशन लगाते हैं तो 10 साल में पूरा डिप्रिशिएट हो जाएगा, 10 साल में पूरा डिप्रिशिएट हो जाएगा। तो यदि अन्य घरेलू उपकरण 10 वर्ष या इससे अधिक पुराने हैं तो सुविधा का मूल्य शून्य होगा, क्योंकि उसकी स्थायी किस्त पद्धति से ह्रास लगाने के बाद अपलिखित मूल्य शून्य हो जाएगा। और शून्य होने की स्थिति में
हालांकि अपन जब डिप्रिसिएशन लगाएंगे, मान लीजिए 20,000 का अन्य गृह उपकरण है, तो प्रति वर्ष कितना डिप्रिसिएशन लगाएंगे? 10% की दर से प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 2,000 रुपये का डिप्रिसिएशन लगाएंगे, यानी कि 10% लगाएंगे। वो क्रमागत पद्धति नहीं है, स्थायी किस्त पद्धति है, इसलिए 10 साल में पूरा का पूरा 20,000 रुपये राइट ऑफ हो जाएगा, पूरा अपेक्षित मूल्य अपलिखित हो जाएगा और बैलेंस है वो शून्य हो जाएगा। शून्य हो जाएगा तो उस सुविधा का मूल्य भी शून्य हो जाएगा, यानी 10 साल या उससे अधिक पुराने कोई घरेलू उपकरण है तो उसमें सुविधा का मूल्य शून्य मानेंगे। बाकी में कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में 50% प्रति वर्ष की दर से डिप्रिसिएशन घटाने के बाद, मोटर कार में 20% डिप्रिसिएशन घटाने के बाद जो भी बचेगा वो सुविधा का मूल्य माना जाएगा। एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान और स्वीट इक्विटी शेयर्स, कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना, स्वीट इक्विटी अंश। स्वीट अंश वह अंश है जिसे एक कंपनी अपने कर्मचारियों या संचालकों को रियायती दर पर या मुफ्त में या किसी कार्य के प्रतिफल स्वरूप नगद के स्थान पर निर्गमित करती है। यानी ये भी अंश ही है। स्वीट इक्विटी शेयर्स क्या है? इक्विटी शेयर्स ही हैं, पर ये कंपनी के कर्मचारियों को दिए जाते हैं या कर्मचारी कंपनी के संचालकों को दिए जाते हैं, या तो रियायती दर पे दिए जाते हैं या निःशुल्क दिए जाते हैं या किसी काम के बदले में दिए जाते हैं, और इसके नगद के बदले न देकर अन्य प्रतिफल, नगद के स्थान पर अन्य प्रतिफल स्वरूप प्रदान किए जाते हैं। इस तरह का निर्गमन का विकल्प एक कर्मचारी के लिए अनुलाभ माना जाता है, उसको कर्मचारी को फायदा दिया हुआ माना जाता है। और इसका मूल्य ज्ञात करने के लिए यदि दो कैटेगरी बनाई है, अधिसूचित अंश, कोटेड अंश और अनकोटेड अंश। कोटेड अंश से मतलब है कि किसी भी भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में यदि उन अंशों का कारोबार होता है, ये लिस्टेड हैं, तो ऐसी स्थिति में जिस दिन कर्मचारी ने उस स्टॉक ऑप्शन का यूज किया है, यानी कि उन स्टॉक ऑप्शन के बदले में शेयर्स कंपनी के लिए हैं, उस दिन के प्रारंभ का ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस, उस दिन की शुरुआत में मार्केट खुलने के टाइम जो ओपनिंग प्राइस होती है और क्लोजिंग प्राइस जो अंत में मार्केट जब क्लोज होता है, उन दोनों प्राइस का औसत निकालेंगे, यानी कि दोनों का टोटल करके 2 का भाग दे देंगे तो औसत प्राइस आ जाएगी। उस औसत प्राइस, मान लीजिए कोई शेयर है, खुला 200 रुपये और बंद हुआ 210 रुपये, तो औसत प्राइस 200 प्लस 210 बटा 2 यानी 205 रुपये होगी। 205 रुपये उस अंश का मूल्य माना जाएगा। उसके बदले में कर्मचारी से यदि कोई राशि ली है तो वो राशि घटा देंगे और बाकी मूल्य अनुलाभ का मूल्य मान लेंगे। यानी कि अगर उसको फ्री में दिए हैं, मुफ्त में दिए हैं, तो पूरा का पूरा औसत मूल्य है वो जिस दिन उसने ऑप्शन को यूज किया है उस दिन का पूरा मूल्य उसका सुविधा का मूल्य मान लेंगे। यदि रियायती दर पर दिया है तो जो राशि उससे वसूल की है उसको घटा देंगे, बाकी मूल्य सुविधा का मूल्य मान लेंगे। ये तो कोटेड शेयर्स हैं जो किसी एक्सचेंज में, मान्यता प्राप्त एक्सचेंज में, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इनमें जो लिस्टेड सिक्योरिटीज है उनके बारे में। यदि जिस कंपनी का अंश उसको दिया गया है कर्मचारी को स्टॉक ऑप्शन के रूप में या स्वीट इक्विटी शेयर्स के रूप में, यदि वो लिस्टेड नहीं है, किसी भी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जिस दिन कर्मचारी ने स्टॉक ऑप्शन का यूज किया है और स्टॉक ऑप्शन का शेयर में कन्वर्ट करने का ऑप्शन यूज किया है, उस दिन मर्चेंट बैंकर जो भी होगा, मर्चेंट बैंकर से उस शेयर का प्राइस डिसाइड किया जाएगा, उसके द्वारा प्राइस डिसाइड किया जाएगा और जो मूल्य होगा वो सुविधा का मूल्य मानेंगे। यदि कर्मचारी से उससे कोई राशि वसूल की है तो उसको घटा देंगे, शेष राशि सुविधा का मूल्य होगी, और यदि मुफ्त में दिया है तो पूरी की पूरी राशि सुविधा का मूल्य होगी। अवकाश के दौरान यात्रा, पर्यटन, आवास व अन्य व्ययों का नियोक्ता द्वारा भुगतान या पुनर्भरण। पेमेंट और रिइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉयर ऑन ट्रेवलिंग, टूरिंग, अकोमोडेशन एंड अदर एक्सपेंसेस ड्यूरिंग हॉलीडेज। ये सुविधा भी सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य है। यदि कर्मचारी को जो ट्रेवलिंग के दौरान या टूरिंग के दौरान या अकोमोडेशन या अन्य कोई खर्चे देते हैं, खर्चे का नियोक्ता द्वारा वहन किया गया है या पुनर्भुगतान किया गया है, तो वो सुविधा का मूल्य होगा सभी प्रकार के कर्मचारियों को। इसके संबंध में जो नियम है, यदि ये सुविधा सभी कर्मचारियों के लिए समान रूप से उपलब्ध है, सभी कर्मचारियों के लिए समान रूप से उपलब्ध है, तो सुविधा का मूल्य नियोक्ता द्वारा वास्तव में व्यय की गई राशि होगा। तो नियोक्ता ने जो भी राशि व्यय की है वो सुविधा का मूल्य मानेंगे।
किंतु यदि ये सुविधा सभी कर्मचारियों के लिए समान रूप से उपलब्ध नहीं है तो ऐसी सुविधा का मूल्य वह मूल्य माना जाए अनुलाभ माना जाएगा जो बाह्य एजेंसी यानी कि दूसरी कोई एजेंसी ये सुविधा देती, जनता से जो वसूल करती, तो वो मूल्य कर्मचारी के लिए अनुलाभ माना जाएगा। यानी कि दूसरी कोई भी एजेंसी जनता से जो राशि लेती वह अनुलाभ माना जाएगा। यदि नियोक्ता ने कोई राशि कर्मचारी से वसूल की है इस संबंध में, मतलब जो भी खर्चा किया है तो कर्मचारी से वसूल कर ली, तो वो राशि घटा देंगे और शेष राशि ही सुविधा का मूल्य होगा। यदि कर्मचारी कार्यालय के कार्य से बाहर गया है तो उक्त सुविधा का मूल्य शून्य होगा। कर्मचारी कार्यालय के काम से गया और ये सुविधा प्रदान की है तो मूल्य शून्य होगा, किंतु उसके परिवार के सदस्य भी उसके साथ भ्रमण पर हैं तो ऐसी स्थिति में परिवार के सदस्यों पर जो खर्चा किया गया है, जो उसका मूल्यांकन है, वो कर्मचारी के लिए अनुलाभ होगा और कर योग्य अनुलाभ है। इसी प्रकार यदि कर्मचारी ने कार्यालय का कार्य समाप्त कर व्यक्तिगत कारणों से उक्त सुविधा का उपयोग किया है तो ऐसे व्यक्तिगत समय हेतु सुविधा का मूल्य कर योग्य होगा। इस सुविधा में जो इस तरह की सुविधा है उसमें अवकाश, यात्रा, रियायत या सहायता पर यह नियम लागू नहीं होगा। धन्यवाद।